12 अगस्त 2026 से दो आईपीओ मार्केट में आ रहे हैं। एक है शिप रॉकेट, वो कंपनी जिसमें जोमेटो का भी पैसा लगा है और जिसे इंडिया के बड़े बड़े ग्लोबल इन्वेस्टर फंड करते हैं। दूसरी है बिहारी लाल इंजीनियरिंग, पंजाब की एक स्टील कंपनी जिसका नाम भी शायद आपने पहले कभी ना सुना हो। अब YouTube पे आपको इससे रिलेटेड कई वीडियो मिल जाएंगी जिसमें बोला होगा सब्सक्राइब करो, जीएमपी इतना है। मैं वो वीडियो नहीं बना रहा। मेरा आपसे एक प्रॉमिस है, वीडियो अगर पूरा देखोगे तो खुद आप डिसाइड कर पाओगे आपको ये आईपीओ सब्सक्राइब करना है या नहीं, और ऐसी वैल्यूएबल इनसाइट जो आपको कहीं और नहीं मिलेगी। इनमें से एक कंपनी की लास्ट प्राइवेट डील 163 पर हुई थी और आज वो पब्लिक को 97 पे शेयर सेल कर रहा है। लेकिन ऐसा क्यों है? एंड तक रुकिए क्योंकि इसका जवाब आरएचपी के अंदर छुपा है। तो चलिए सीए की नजर से पेज बाय पेज, पहले शिप रॉकेट फिर बिहारी लाल। मैं हूं आपका मनी माइंडेड सीए, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले शिप रॉकेट है क्या? ये एक कुरियर कंपनी नहीं है, ये ई कॉमर्स एनेबलमेंट प्लेटफॉर्म है। मतलब जो छोटे बड़े सेलर्स होते हैं उनको एक जगह पे सारी सर्विसेज देती है ये। आरएचपी इनके बिजनेस को दो हिस्सों में बांटता है। सबसे पहले कोर बिजनेस यानी डोमेस्टिक शिपिंग, ये इनका पुराना लेकिन मजबूत बिजनेस है। शिप रॉकेट खुद कुरियर नहीं चलाती, ये 42 कुरियर पार्टनर्स जैसे डिलीवरी, ब्लू डार्ट, ईकॉम एक्सप्रेस को एग्रीगेट करती है। सेलर एक जगह से सस्ते रेट पे शिपिंग बुक कर लेते हैं। फाइनेंशियल ईयर 26 में इन्होंने लगभग 17.6 करोड़ शिपमेंट प्रोसेस किए। और दूसरा है इनका इमर्जिंग बिजनेस, ये नया हिस्सा है। क्रॉस बॉर्डर शिपिंग, चेकआउट टेक्नोलॉजी, मार्केटिंग सॉल्यूशंस, शिप रॉकेट क्विक और कैपिटल लैंडिंग सॉल्यूशन। याद रखिए, कोर पुराना और स्ट्रॉन्ग बिजनेस है, इमर्जिंग नया और ग्रोइंग। अब देखते हैं इन दोनों के अंदर सच है क्या। आईपीओ की डिटेल आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, तो चलिए इससे आगे चलते हैं। एक चीज नोटिस कीजिए, इसमें एलोकेशन क्यूआईबी यानी बड़े इंस्टीट्यूशंस कम से कम 75% हिस्सा, एनआईआई का ज्यादा से ज्यादा 15% और रिटेल का सिर्फ 10%। ये रिटेल के लिए सिर्फ 10% वाला स्ट्रक्चर क्यों है इसमें? क्योंकि सेबी के रूल के मुताबिक जो कंपनी प्रॉफिटेबल ट्रैक रिकॉर्ड नहीं रखती उसे क्यूआईबी हैवी रूट लेना पड़ता है। इससे आपको पहला क्लू तो मिल गया होगा, शिप रॉकेट अभी प्रॉफिटेबल नहीं है। इसकी पूरी कहानी अब आती है। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, जो 885 करोड़ का नया पैसा कंपनी को मिल रहा है वो कहां लगेगा? आरएचपी ऑब्जेक्ट्स ऑफ द ऑफर साफ बताता है। सबसे पहले प्लेटफॉर्म की ग्रोथ में 365.6 करोड़, जिसको हम टू पार्ट्स में और डिवाइड कर सकते हैं, यानी मार्केटिंग एंड एडवर्टीजमेंट में 205.8 करोड़, वो भी मेनली एमर्जिंग बिजनेस के लिए, और टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर 159.8 करोड़। सेकंड, लोन रिपेमेंट के लिए 210 करोड़। थर्ड, अनआइडेंटिफाइड एक्विजिशन प्लस जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए बाकी पैसा। ये दो बातें रेड फ्लैग करने लायक हैं। सबसे बड़ा ग्रोथ चंक मार्केटिंग पे जा रहा है और वो भी मेनली उस इमर्जिंग बिजनेस के लिए जो पैसा बर्न कर रहा है। एक बड़ा पोर्शन अनआइडेंटिफाइड एक्विजिशन के लिए रखा है, मतलब कंपनी खुद भी नहीं जानती अभी कौन सी कंपनी खरीदेगी। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि शिप रॉकेट का पास्ट एक्विजिशन रिकॉर्ड अच्छा नहीं रहा है। तो शॉर्ट में, नए पैसे का बड़ा हिस्सा लॉस मेकिंग बेट्स और फ्यूचर अननोन एक्विजिशन को फंड करेगा। इन्वेस्टर के लिए यह जानना बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं असली नंबर्स की। रीस्टेटेड कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल से दो चीजें तुरंत दिखती हैं। अच्छी चीज क्या है? रिवेन्यू 3 साल में 1316 करोड़ से बढ़कर 2024 करोड़, यानी सॉलिड 24% के ग्रोथ। और लॉस 595 करोड़ से घटकर सीधा 79 करोड़ रह गया है। कंपनी ब्रेक इवन की तरफ बढ़ रही है, ये जेन्युइनली पॉजिटिव है। अब सवाल यह है, फाइनेंशियल ईयर 24 में 595 करोड़ का इतना बड़ा लॉस क्यों था? क्योंकि उस साल कंपनी ने इम्पेयरमेंट लिया।
आरएचपी में साफ लिखा है शिप रॉकेट ने कई कंपनीज खरीदी थी, जैसे ग्लूकस, स्पीकर, शिप रॉकेट, ओमनी, स्विफ्टली। इन एक्विजिशंस का परफॉर्मेंस बिजनेस प्लान से बहुत नीचे रहा, तो गुडविल इंपेयर करनी पड़ी। 176.7 करोड़ मेनली शिप रॉकेट ओमनी की इंपेयरमेंट हुई और इंटेंजिबल एसेट इंपेयरमेंट हुआ 75.3 करोड़ का। तो टोटल एक्सेप्शनल लॉस फाइनेंशियल ईयर 24 में 244 करोड़ का हुआ। यानी जो कंपनीज शिप रॉकेट खरीदती है उनमें से काफ़ी एक्सपेक्टेड वैल्यू डिलीवर ही नहीं करती। याद रखिए ये पॉइंट, क्योंकि जैसा मैंने पहले बताया, आगे आईपीओ का पैसा भी और एक्विजिशन के लिए मांगा जा रहा है। अब यहाँ से वो बात आती है जो आपको कोई दूसरा वीडियो नहीं बताएगा। कंपनी के ओवरऑल लॉस को छोड़िए, असली कहानी सेगमेंट के अंदर छिपी है। आरएचपी के केपीआई सेक्शन से एडजस्टेड एबिटा को देखिए। कोर बिजनेस का एडजस्टेड एबिटा था 186.6 करोड़, जबकि मार्जिन था 12.56 करोड़। और दूसरे इमर्जिंग बिजनेस का एडजस्टेड एबिटा -169 करोड़, यानी -31.7%। ओवरऑल पॉजिटिव था 17.6 करोड़ और इसका परसेंटेज था 0.87। अब इसको समझिए कि इनका कोर शिपिंग बिजनेस पैसा कमा रहा है, क्योंकि 186 करोड़ का पॉजिटिव एबिटा है, हेल्दी 12.5% मार्जिन। ये बिजनेस चल रहा है, लेकिन इनका इमर्जिंग बिजनेस 169 करोड़ चला रहा है। रिवेन्यू के मुकाबले 31% का लॉस, और पिछले साल और उसके पिछले साल यानी तीनों साल ये सेगमेंट घाटे में है। तो पूरी कंपनी का ओवरऑल एबिटा 17.6 करोड़ बहुत ही कम पॉजिटिव है, क्योंकि कोर का कमाया हुआ पैसा इमर्जिंग के घाटे को कवर कर रहा है। और अब डॉट्स को कनेक्ट कीजिए। आईपीओ का 205 करोड़ मार्केटिंग पैसा मेनली इसी इमर्जिंग बिजनेस के लिए मांगा जा रहा है, यानी एक तरह से पब्लिक से रेज्ड पैसा इस लॉस मेकिंग सेगमेंट की ग्रोथ को फंड करेगा, इस उम्मीद पे कि एक दिन ये प्रॉफिटेबल हो जाएगा। ये गलत है या सही, ये आप डिसाइड करो। स्टार्टअप ऐसे ही स्केल करते हैं, लेकिन एक इन्वेस्टर के रूप में आपको पता होना चाहिए कि आप किस चीज को फंड कर रहे हैं। ये हिडन नहीं है, आरएचपी में साफ लिखा है, बस कोई दिखाता नहीं। एक और चीज जो इन्वेस्टर को जरूर जाननी चाहिए, बैलेंस शीट में टोटल एसेट हैं 2505 करोड़ की। इसमें गुडविल अकेला 915 करोड़ है, यानी टोटल एसेट का 36.5%। और नेटवर्थ 524 करोड़ का भी 60% ये गुडविल ही है। गुडविल क्या होता है? जब आप किसी कंपनी को उसकी बुक वैल्यू से ज्यादा खरीदते हैं तो एक्स्ट्रा अमाउंट गुडविल में बन के बैलेंस शीट में आ जाता है। ये कोई मशीन या बिल्डिंग नहीं है, ये एक उम्मीद है कि वो एक्विजिशन फ्यूचर में वैल्यू देगी। अब रिस्क को समझिए। जैसा मैंने पहले बताया, कंपनी पहले ही फाइनेंशियल ईयर 24 में 252 करोड़ का गुडविल इंटेंजिबल एम्पेयरमेंट ले चुकी है। अगर आने वाले सालों में बाकी एक्विजिशन भी अंडर परफॉर्म करें तो ये 915 करोड़ का गुडविल इंपेयर हो सकता है, और सीधा इसका असर होगा P&L पर, नेटवर्थ को काट देगा ये। और याद रखिए, आईपीओ का पैसा और एक्विजिशन के लिए मांगा जा रहा है, मतलब गुडविल पाइल और बढ़ सकती है। अब वो कोल्ड ओपन वाला सवाल सोल्व करते हैं, वैल्यूएशन। क्योंकि कंपनी लॉस में है, पी रेशो असरटेनेबल नहीं है, क्योंकि नेगेटिव अर्निंग पे पीई बनता ही नहीं। आरएचपी ये खुद लिखता है। तो वैल्यूएशन समझने के लिए दो एंगल हैं। पहला एंगल, पीयर से कंपैरिजन। आरएचपी में सिर्फ एक लिस्टेड पीयर दिया गया है, उसका नाम है यूनिकॉमर्स ई सॉल्यूशन। अब मैट्रिक्स को देखिए, यूनिकॉमर्स का पी है 47.75, जबकि शिप रॉकेट का असरटेनेबल ही नहीं। रिटर्न ऑन नेटवर्थ यूनिकॉमर्स 10.60%, जबकि शिप रॉकेट 5.20%। आरओसी है यूनिकॉमर्स 14.60 एंड शिप रॉकेट -2.65। ईवी डिवाइड बाय रेवेन्यू जो यूनिकॉमर्स का है 4.69, और शिप रॉकेट अभी लिस्टेड नहीं है तो वो देखना पड़ेगा। ध्यान दीजिए, पीयर प्रॉफिटेबल है, शिप रॉकेट अभी प्रॉफिटेबल नहीं है, तो डायरेक्ट कंपैरिजन मुश्किल है। आरएचपी में कंपनी बताती है कि पिछले ट्रांजैक्शन किस प्राइस पे हुए हैं।
अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर कि पुराने शेयर होल्डर की एक्विजिशन कॉस्ट क्या है। आरएचपी खुद बताता है कि ट्रांजैक्शन किस प्राइस पे हुए। लास्ट प्राइमरी इश्यूएंस जो नए शेयर हुए थे उनकी वेटेज एवरेज कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है 163.14 और लास्ट सेकेंडरी ट्रांजैक्शन का वेटेज एवरेज कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है 116.38। सेलिंग शेयर होल्डर का ओवरऑल ब्लेंडेड WACA बनता है 38.99 यानी वेटेज एवरेज कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। अब देखिए कमाल, कंपनी की आखिरी बड़ी प्राइवेट डील 163 के आसपास हुई थी, लेकिन आईपीओ का अपर प्राइस बैंड सिर्फ 97 है, यानी आईपीओ का लास्ट प्राइवेट राउंड से 40% नीचे प्राइस्ड है। इसका मतलब दो तरह से लगाया जा सकता है और मैं आपको दोनों साइड दिखाऊंगा क्योंकि ये चैनल एक तरफा नहीं बताता। पॉजिटिव इंटरप्रिटेशन क्या निकाल सकते हैं हम इसमें से, ये एक डाउन राउंड आईपीओ है, कंपनी ओवर प्राइस नहीं है, उल्टा लेट स्टेज प्राइवेट इन्वेस्टर जो 163 पर आए थे एक्चुअली लॉस में है। इस आईपीओ प्राइस पे रिटेल को वो वैल्यूएशन चीपर मिल रही है, ये एक फेयर साइन है। और इसकी कोशिश इंटरप्रिटेशन क्या निकाली जा सकती है, कंपनी की प्राइवेट वैल्यूएशन गिराई गई है यानी मार्क डाउन की गई है, तभी 163 से 97 पे आना पड़ा। मार्केट कंडीशन या परफॉर्मेंस ने डिमांड को अफेक्ट किया और जो फाउंडर बेच रहे हैं उनका कॉस्ट नियर जीरो है, तो 97 पे भी ये उनके लिए जैकपॉट है। मैं क्लियर करना चाहता हूं, फाउंडर्स का लो कॉस्ट बेसिस नॉर्मल है, उन्होंने कंपनी शुरू से बनाई। ओएफएस में बेचना भी लीगल है और कॉमन है, ये फ्रॉड नहीं है, लेकिन ये एक रिटेल इन्वेस्टर के रूप में आपको ये कंटेक्स्ट पता होना चाहिए। कंपनी के 1617 करोड़ के आईपीओ में से 732 करोड़ सीधा पुराने शेयर होल्डर की जेब में जा रहा है, कंपनी की ग्रोथ में नहीं। अब हम देखेंगे शिप रॉकेट के ग्रीन वर्सेस रेड फ्लैग। सबसे पहले बात करेंगे ग्रीन फ्लैग्स की। रिवेन्यू 3 साल में 24% की CAGR से बढ़ रहा है। सेकंड, कोर शिपिंग बिजनेस जेन्युइनली प्रॉफिटेबल है, 186 करोड़ के एडजस्टेड एबिटा, 12.5% का मार्जिन। ओवरऑल एडजस्टेड एबिटा फाइनेंशियल ईयर 26 में पॉजिटिव हुआ 17.6 करोड़। ऑपरेटिंग कैश फ्लो फाइनेंशियल ईयर 26 में पॉजिटिव है 52.6 करोड़, पहले नेगेटिव था अब टर्न अराउंड हुआ है। मार्केट लीडर है ये कंपनी इन D2C शिपिंग एग्रीगेशन, 10,090 पावर मर्चेंट्स, एंड कंज्यूमर रिपीट रेट है 57.78%। कोर बिजनेस का कैक इंप्रूव हो रहा है और इसके मार्की बैकर्स हैं इसके बाल्ट्समैन 21.3%, एटर्नल 6.85%। आईपीओ लास्ट प्राइवेट राउंड से सस्ता है यानी 163 वर्सेस 97, ओवर प्राइस्ड नहीं। जबकि रेड फ्लैग्स क्या हैं इसके, अभी तक प्रॉफिटेबल नहीं है, 3 साल से नेट लॉस है। अब हम बात करते हैं रेड फ्लैग्स की। अभी तक ये कंपनी प्रॉफिटेबल नहीं है, 3 साल से नेट लॉस। इमर्जिंग बिजनेस 169 करोड़ सालाना जला रहा है और आईपीओ का मार्केटिंग पैसा इसी में जा रहा है। गुडविल 915 करोड़ जो कि एसेट का 36.5% है, यानी इम्पेयरमेंट का खतरा है। फाइनेंशियल ईयर 24 में 252 करोड़ का इम्पेयरमेंट ऑलरेडी हो चुका है। आईपीओ का पैसा अनआइडेंटिफाइड एक्विजिशन के लिए जा रहा है, जबकि पास्ट एक्विजिशन का रिकॉर्ड इनका बहुत वीक है। कुरियर कंसंट्रेशन टॉप 5 कुरियर से है, जहां से 84.5% शिपमेंट आती हैं। 732 करोड़ का ओएफएस है, कंपनी का सिर्फ 885 करोड़ फ्रेश इशू में है, बाकी सेलर्स को मिलेगा। कोई इसके अंदर आइडेंटिफाइबल प्रमोटर्स नहीं है, यानी आप इसे प्रोफेशनली मैनेज कंपनी बोल सकते हो। कॉस्ट ऑफ मर्चेंट सॉल्यूशन रिवेन्यू का 74% है और ग्रोस मार्जिन बहुत पतली है। अब एक ऑनेस्ट सीए का वर्डिक्ट देखिए। शिप रॉकेट एक जेन्युइन लार्ज स्केल कैटेगरी लीडिंग बिजनेस है जिसका कोर प्रॉफिटेबल है और जो ब्रेक इवन की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन ये एक लॉस मेकिंग हाई ग्रोथ बेट भी है, जहां आप एसेंशियली ये दाव लगा रहे हो कि इमर्जिंग बिजनेस एक दिन चलेगा और गुडविल इंपेयर नहीं होगा। और सबसे जरूरी, जीएमपी या लिस्टिंग पॉप के लिए मत लेना, फैसला बिजनेस क्वालिटी और वैल्यूएशन पे करना, किसी ग्रे मार्केट प्रीमियम पे तो बिल्कुल भी नहीं। तो अब बात करते हैं हम सेकंड आईपीओ बिहारी लाल इंजीनियरिंग लिमिटेड की।
बिल्कुल अलग दुनिया है इसकी। शिप रॉकेट एक लॉस मेकिंग टेक प्लेटफॉर्म है, जबकि बिहारी लाल एक प्रॉफिटेबल पुराना मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है। ये पूरी तरह अलग कहानी है। बिहारी लाल इंजीनियरिंग एक इंटीग्रेटेड आयरन एंड स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, जो पंजाब के मंडी गोविंदगढ़ में 2 फैक्ट्रीज चलाती है। आरएचपी के अकॉर्डिंग ये इंडिया की सबसे बड़ी मेटल्स रोल्स बनाने वाली कंपनी है। फाइनेंशियल ईयर 26 में देश की 10 टू 11.5% डिमांड यही कंपनी पूरी करती है। ये कंपनी 4 चीजें बनाती हैं। पहला, मेटल रोल्स। ये वो बड़े रोलर्स होते हैं जो रोलिंग मिल्स में लगते हैं, जिनसे टीएमटी रीबार और स्ट्रक्चरल स्टील बनते हैं। ये इनका फ्लैगशिप प्रोडक्ट है। सेकंड, एमर्जिंग कास्टिंग। 500 केजी से 20 टन तक के स्पेशल कास्टिंग स्टील, माइनिंग, पावर, शुगर इंडस्ट्री के लिए। थर्ड, एलॉय स्टील प्रोडक्ट्स। कार्बन एलॉय, स्टेनलेस स्टील बार्स, रिसेंटली टूल स्टील और वाल्व स्टील भी। फोर्थ, फॉर्जिंग इनगोट्स। ये फोर्ज शाफ्ट होते हैं ऑटोमेटिव, एरोस्पेस, ऑयल एंड गैस एनर्जी के लिए। सिंपल भाषा में ये वो कंपनी है जो स्टील बनाने वालों के लिए चीजें बनाती है, एक पिक एंड शोवल बिजनेस। आईपीओ से रिलेटेड सारी डिटेल आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। अब हम बात करते हैं एलोकेशन की। रिटेल के लिए कम से कम इसमें 35% हिस्सा है। ये शिप रॉकेट के बिल्कुल उल्टा है। ऐसा इसलिए क्योंकि बिहारी लाल प्रॉफिटेबल और सेबी के नॉर्मल एलिजिबिलिटी नॉर्म्स क्वालिफाई करती है, तो ये क्यूआईबी पे डिपेंडेंट नहीं है। रिटेल फ्रेंडली स्ट्रक्चर ले सकती है। ये अपने आप में एक क्वालिटी सिग्नल है। अब बात करते हैं कि आईपीओ से रेज पैसा जा कहाँ रहा है। सबसे पहले जो फ्रेश इशू है 93 करोड़ का, उसका एलोकेशन कैसे है। सबसे पहले कैपिटल एक्सपेंडिचर में 63 करोड़ खर्च होंगे, जिसमें से नई फैसिलिटी पर, जो कि फैसिलिटी 1 है, 19.6 करोड़, और सेकंड न्यू फैसिलिटी पर 36.7 करोड़, और रूफटॉप सोलर पैनल दोनों फैसिलिटीज पे 6.8 करोड़ का पावर कॉस्ट को बचाने के लिए। सेकंड, कर्जा चुकाने के लिए 0.57 करोड़, बहुत कम, क्योंकि कंपनी के ऊपर डेट ही बहुत कम है। थर्ड, 93 करोड़ में से जो भी पैसा बचता है वो जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए। तो डिफरेंस को देखिए, यहाँ फ्रेश इशू का बड़ा हिस्सा प्रोडक्टिव कैपेसिटी में जा रहा है, नई मशीन, कैपेसिटी एक्सपेंशन और सोलर के लिए। ये ग्रोथ कैपेक्स है। कंपनी सच में अपना मैन्युफैक्चरिंग बढ़ा रही है। शिप रॉकेट का फ्रेश पैसा मार्केटिंग और अननोन एक्विजिशन में जा रहा था, याद है ना। बस मैं कंपैरिजन बता रहा हूँ, मिक्स मत कर देना इन सब चीज़ों को। अब करते हैं असली बात, यानी रीस्टेटेड फाइनेंशियल से। नंबर को समझिए, रिवेन्यू स्लो बट स्टेडी बढ़ रहा है 9% की CAGR से, लेकिन प्रॉफिट बहुत तेजी से बढ़ रहा है। फाइनेंशियल ईयर 24 का 35.8 करोड़ से फाइनेंशियल ईयर 26 के 64.6 करोड़ का, यानी 34% की प्रॉफिट की CAGR। प्रॉफिट रिवेन्यू से तेजी से क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि मार्जिन एक्सपैंड हो रहे हैं। पैट मार्जिन देखिए 8.02 से 12.10% हो गए। इसका टेक्निकल नाम है ऑपरेटिंग लीवरेज। जब रिवेन्यू बढ़ने पे प्रॉफिट उससे ज्यादा रेट से बढ़े, ये एक अच्छे मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस का साइन है। कंपनी एफिशिएंट हो रही है। अब 2 नंबर जो इस बिजनेस के क्वालिटी को दिखाते हैं। नंबर 1 पर बात करेंगे रिटर्न ऑन नेटवर्थ की। वेटेड एवरेज जो रिटर्न ऑन नेटवर्थ है इनकी 20.94%। रिटर्न ऑन नेटवर्थ का मतलब होता है कंपनी शेयर होल्डर के पैसे पे कितना रिटर्न कमा रही है। 21% की कंसिस्टेंट रिटर्न ऑन नेटवर्थ एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए बहुत सॉलिड है। ये बताता है कि कंपनी अपनी इक्विटी को एफिशिएंटली यूज कर रही है। और नंबर 2 पर डेट। टोटल बोरोइंग सिर्फ 17.8 करोड़ है, जबकि नेटवर्थ 306 करोड़ है, यानी डेट टू इक्विटी सिर्फ 0.06। प्रैक्टिकली डेट फ्री कंपनी है। फाइनेंस कॉस्ट पूरा साल का सिर्फ 1.5 करोड़ है। स्टील जैसे कैपिटल हैवी सेक्टर में ये बहुत हेल्दी है। और यही वजह है कि कंपनी आईपीओ से कर्जा चुकाने के लिए सिर्फ 0.57 करोड़ मांग रही है, क्योंकि कर्जा तो है ही नहीं, पैसा ग्रोथ के लिए चाहिए, सर्वाइवल के लिए नहीं। अब एक और चीज जो कोई नहीं बताता, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन। कंपनी अपनी एग्जिस्टिंग कैपेसिटी का 88 टू 90% ऑलरेडी यूज कर रही है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि जब कंपनी ऑलरेडी इतनी भारी यूटिलाइजेशन पे चल रही हो, तो नए मशीन लगाना डिमांड ड्रिवन है, स्पेकुलेटिव नहीं।
यानी कंपनी के पास काम है, कैपेसिटी कम पड़ रही है, इसलिए एक्सपैंड कर रही है। ये एक हेल्दी रीजन है आईपीओ का पैसा मांगने का। और ऑर्डर बुक की अगर बात करें तो 31 मई 2006 तक 178.6 करोड़ का ऑर्डर बुक है इनका, यानी एनुअल रेवेन्यू का 33% पहले से ही बुक्ड। फॉरवर्ड विजिबिलिटी यानी अच्छी है इनकी। अब बात करते हैं वैल्यूएशन की, और यहाँ बिहारी लाल इंटरेस्टिंग दिखता है। लोअर प्राइस बैंड यानी 271 के प्राइस पर पीई बनता है 16.36, और अपर प्राइस बैंड यानी कि 285 पर 17.21 का। इंडस्ट्री पीयर की एवरेज पीई आती है 31.36, और इनका प्राइस टू बुक वैल्यू बनती है 3.63। नंबर बोलते हैं बिहारी लाल अपने पूरे पीयर में सबसे सस्ते पीई पर आ रहा है, 16 टू 17 वर्सेस एवरेज जो 31 आ रहा है, और उसका रिटर्न ऑन नेटवर्थ पीयर ग्रुप में दूसरा सबसे ज्यादा है, यानी 21.12%, सिर्फ स्टील कास्ट से पीछे। सस्ती वैल्यूएशन प्लस हाई रिटर्न, ये कॉम्बिनेशन अट्रैक्टिव है। लेकिन यहाँ पर एक सीए की ईमानदारी से कैविएट, कंपनी ने अपने पीयर्स को थोड़ा कन्वीनियंटली चुना है। एआईए इंजीनियरिंग, कैना मेटल्स, आरएचआई मैग्नीशिया और आईएफजीएल, ये बहुत बड़ी हाई क्वालिटी स्पेशलिटी कंपनीज हैं जिनका पीई 34 से लेकर 62 है, जो बिहारी लाल के एवरेज को 31 पे खींच देते हैं। बिहारी लाल का सबसे क्लोजेस्ट कंपेरेबल एक्चुअली जायसवाल नेको या स्टील कास्ट है। तो पीयर एवरेज से आधा सस्ता वाला नैरेटिव थोड़ा पीयर सिलेक्शन पे डिपेंड करता है। फिर भी 21% रिटर्न ऑन नेटवर्थ वाली डेट फ्री प्रॉफिटेबल कंपनी 16 टू 17 के पी पर एग्रेजियसली ओवर प्राइस्ड नहीं है। वैल्यूएशन रीजनेबल लग रहा है, ये मैं ऑनेस्टली कह सकता हूँ। अब एक ऑनेस्ट रेड फ्लैग जो OFS 198 टू 209 करोड़ का है, उसका मैथ देखिए। फ्रेश इशू जैसा मैं पहले बता चुका हूँ 93 करोड़ का है, और OFS 198 टू 209 करोड़ का, यानी टोटल आईपीओ का 68% पैसा कंपनी में नहीं सेलर्स की जेब में जा रहा है। और इसमें भी 63% OFS प्रमोटर और उनकी फैमिली यानी गर्ग फैमिली का है, यानी प्रमोटर 131 करोड़ ऑफ द टेबल ले रहे हैं। अब प्रमोटर की कॉस्ट भी देखिए, 1.12 से 5.18 पर शेयर, बोनस शेयर के एडजस्टमेंट के बाद वो 271 टू 285 के बीच बेच रहे हैं। मैं बैलेंस्ड रहूंगा, प्रमोटर्स का बेचना गलत नहीं है, पार्शियल एग्जिट, पर्सनल रीजन, डाइवर्सिफिकेशन सब वैलिड है, ये फ्रॉड नहीं है, ये बिजनेस जेन्युइनली अच्छा है। लेकिन एक सवाल आप जरूर पूछें, अगर बिजनेस इतना ही शानदार है तो प्रमोटर 131 करोड़ क्यों निकाल रहे हैं? और इसका जवाब पॉजिटिव भी हो सकता है और कोशिश भी। आपको ये नंबर पता होना चाहिए बस। एक और छोटी बात ऑनेस्टी के लिए, इंडस्ट्री डाटा जो 11.5% मार्केट शेयर बताता है इनका, वो क्रिसिल की एक रिपोर्ट से आता है जिसे कंपनी ने खुद कमीशन और पे किया है। ये स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है पर इंडिपेंडेंट नहीं। अब बात करते हैं बिहारी लाल के ग्रीन फ्लैग वर्सेस रेड फ्लैग की। सबसे पहले ग्रीन फ्लैग, प्रॉफिटेबल और ग्रोइंग बिजनेस है। पैट 35.8 करोड़ से 64.6 करोड़, जो कि 34% की स्ट्रॉन्ग CAGR ग्रोथ है। मार्जिन एक्सपैंड हो रहे हैं, पैट मार्जिन 8.02 से 12.10%, यानी रियल ऑपरेटिंग लीवरेज है। हाई रिटर्न ऑन नेटवर्थ है 21% की, वो भी कंसिस्टेंट 3 सालों से। प्रैक्टिकली डेट फ्री कंपनी है, डेट इक्विटी रेशो जैसा मैंने पहले बताया 0.06। फ्रेश इशू का बड़ा हिस्सा प्रोडक्टिव कैपेक्स में 63 करोड़ मशीनरी प्लस सोलर के अंदर। कैपेसिटी यूटिलाइजेशन 88 टू 90% है, एक्सपेंशन डिमांड ड्रिवन है। ऑर्डर बुक 178.6 करोड़, जो कि 33% ऑफ रिवेन्यू है, जो कि विजिबिलिटी बताता है फ्यूचर कंपनी के बिजनेस की। वैल्यूएशन रीजनेबल लग रहे हैं 16 टू 17 के पीई पर। सेक्टर कंटेक्स्ट में ये सबसे सस्ता है। इंडिया के टॉप मेटल रोल्स मेकर्स में से एक, 10 टू 11.5% की डिमांड। डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट मिक्स, रोल्स, कास्टिंग, एलॉय, स्टील, फोर्जिंग अक्रॉस ऑटो, इंफ्रा एंड माइनिंग एनर्जी। अब बात करते हैं हम रेड फ्लैग्स की। OFS हैवी है, 68% आईपीओ का पैसा सेलर्स को जा रहा है, सिर्फ 32% कंपनी को, बाकी प्रमोटर्स को। 134 करोड़ निकाल रहे हैं प्रमोटर।
कस्टमर कंसंट्रेशन है, टॉप 10 कस्टमर से 38% रिवेन्यू आता है और रिपीट कस्टमर पे 84 टू 86% की डिपेंडेंस है इनकी। रॉ मटेरियल स्टील स्क्रैप है इनका, प्राइस वोलेटिलिटी होती है इसमें और मटेरियल कॉस्ट टोटल एक्सपेंस का 61% है। कोई लॉन्ग टर्म सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं है इसके लिए। नेक्स्ट रेड फ्लैग है इनका सप्लायर कंसंट्रेशन। टॉप 10 वेंडर से परचेज का 49% है फाइनेंशियल ईयर 26 में और जियोग्राफिक कंसंट्रेशन है 91% रिवेन्यू इंडिया से, सिंगल कंट्री रिस्क है यानी कि। और अगला रिस्क है सिक्लिकल सेक्टर, यानी स्टील, ऑटो, इंफ्रा की डिमांड इकोनॉमी की डिमांड पे डिपेंड करती है। डाउन टर्न में मार्जिन दब सकती है। और वर्किंग कैपिटल हैवी कंपनी है, इन्वेंट्री 104 करोड़ प्लस रिसीवेबल 96 करोड़। स्टील बिजनेस की नेचर ही ऐसी होती है। तो अब बात करते हैं एक सीए की वर्डिक्ट की। बिहारी लाल एक प्रॉफिटेबल, डेट फ्री, डिसेंटली वैल्यूड, कैपेसिटी कंस्ट्रेंट मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है जो अपनी कैपेसिटी बढ़ाने के लिए पैसा मांग रहा है। फंडामेंटली ये क्लीन बिजनेस दिखता है, रियल प्रॉफिट्स, रियल एसेट, लो डेट, हाई रिटर्न ऑन नेटवर्थ। वैल्यूएशन भी आउटरेजियस नहीं है और इसके दो मेन वॉच आउट्स हैं। ओएफएस हैवी स्ट्रक्चर है यानी प्रमोटर बहुत निकाल रहे हैं और सेक्टर भी सिक्लिकल है, प्लस रॉ मटेरियल रिस्क है यानी स्टील के भाव और डिमांड पे डिपेंडेंस। और वही बात जीएमपी के चक्कर में मत आना, बिजनेस और वैल्यूएशन पे डिसाइड करो। तो दोस्तों अब एक लाइन में दोनों आईपीओ। शिप रॉकेट बड़ा कैटेगरी लीडिंग टेक ड्रिवन बिजनेस है जिसका कोर प्रॉफिटेबल है पर ओवरऑल अभी लॉस में है। आप फ्यूचर ग्रोथ और टर्न अराउंड पे दाव लगा रहे हैं, हायर रिस्क हायर पोटेंशियल। जबकि बिहारी लाल छोटा पर ऑलरेडी प्रॉफिटेबल, डेट फ्री, रीजनेबली प्राइस्ड मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है जिसका मेन कंसर्न ओएफएस और सेक्टर सिक्लिकलिटी है। स्टेडियर बट कोमोडिटी लिंक्ड। दोनों में से कोई भी अप्लाई करने से पहले कम से कम आरएचपी के रिस्क फैक्टर सेक्शन खुद पढ़ें। कमेंट में बताओ आपको इन दोनों में से किस में इंटरेस्टेड हो। अगर ये डीप एनालिसिस आपको काम की लगी हो तो लाइक करिए और अगर चाहते हैं कि मैं ऐसे ही हर नए आईपीओ का आरएचपी खोलूं वो भी बिना हाइप के, तो सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए और लाइक कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को दबा दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। मैं हूं मनी माइंडेड सीए, जहां हम नंबर्स की नज़र से किसी भी चीज़ को देखते हैं। थैंक यू।